आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। 17 ऊंट और 3 पुत्र। ठीक है, 3 बेटे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 3 बेटों में इन 17 कैमल्स को एक कंडीशन के हिसाब से बांटा गया है ना। बड़े वाले को आधे मिलेंगे, है ना, 17 में से आधे मिलेंगे 1/2। बीच वाले को 1/3 मिलेंगे, ऐसा बोला गया है। और सबसे लास्ट वाले को 1/9 हिस्सा मिलेगा। तो कंफ्यूजन ये रहती है, 17 कैमल को 1/2 मतलब 2 का भाग देना पड़ेगा, और फिर एक हिस्सा जो है वो बड़े वाले को मिलेगा। फिर 17 में 3 का भाग देना पड़ेगा, और फिर 17 में 9 का भाग देना पड़ेगा, और 17 में तो भाग जाता नहीं किसी नंबर का। ठीक है, ये तो एक प्राइम नंबर है, विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो फिर कैसे ये बंटवारा किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को इस स्टोरी में बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो इंग्लिश तो सीखने को मिलेगा ही, लेकिन इस स्टोरी में कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। रीड कैसे करना है वर्ड्स को, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो वॉच द होल वीडियो टिल द एंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या हुआ, लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का मतलब क्या होता है, बहुत पहले। अगर मैं बोलूँ 2 साल पहले तो मैं क्या बोलूँगा, 2 years ago। ठीक है, बोल दूंगा इतना। मैं बोलूँ 5 साल पहले तो 5 years ago। मैं बोलूँ 2 दिन पहले तो 2 years ago। वैसे ही जब भी अगो का मतलब पहले, जितने, जैसे मैं बोलूँ मैं 3 दिन पहले राहुल से मिला, तो मैं कैसे बोलूँगा भाई, मैं से बोलूँगा आई मेट, मैं मिला, किससे मिला, राहुल, आई मेट राहुल। अब 3 दिन पहले को क्या बोलूँगा, 3 days ago। तो अगो का इस्तेमाल करना सीखिए आप। जब भी कितने दिन पहले या कितने समय पहले कुछ हुआ, जब भी ये आपको बताना हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं अगो का। ठीक है, ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो लॉन्ग अगो का मतलब वैसे सही समय देखा जाए तो ये लॉन्ग टाइम अगो है, ये लॉन्ग टाइम अगो ये है सही। लेकिन इसको शॉर्टकट में लॉन्ग टाइम ना लिखते हुए डायरेक्ट लॉन्ग अगो भी हम लिख देते हैं। इसका मतलब होता है बहुत समय पहले या बहुत पहले। ठीक है ना, हम हिंदी में भी तो बहुत समय पहले कहाँ बोलते हैं, बहुत समय पहले बोलते हैं तो लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन हम हिंदी में भी तो बहुत पहले बोल देते हैं। तो इंग्लिश में भी वैसे ही शॉर्टकट किया जाता है, बहुत पहले, लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन। लिव्ड मतलब रहता था, कौन रहता था, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी। अब आप बोलेंगे सर एक वृद्ध आदमी रहता था, इसको लिखने के लिए आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते था ना, एन ओल्ड मैन, फिर यहाँ पर लिख देते लिव्ड, रहता था। लेकिन ये अधूरा बन जाता सेंटेंस, आगे ऑब्जेक्टिव पर्सन में वर्ब पोर्शन में वर्ब के बाद तो कुछ रहता ही नहीं, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं होता। जब भी ऐसा कुछ लिखना हो तो देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर का मीनिंग वहां वाला नहीं है ना। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था। मैं बोलूँ एक लड़का रहता था, देयर लिव्ड अ बॉय, देयर लिव्ड अ बॉय। ठीक है, ऐसा सेंस है। एक लड़की रहती थी, देयर लिव्ड अ गर्ल, वैसे है ना। देयर लिव्ड रहता था, कौन रहता था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद मतलब के साथ, किसके साथ, हिज अपने, 3 मतलब 3, सन्स मीन्स पुत्रों, अपने 3 पुत्रों के साथ। बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी अपने 3 पुत्रों के साथ रहता था। कहाँ रहता था, इन अ डिजर्टेड विलेज। डिजर्टेड मतलब होता है वीरान या सुनसान। इन मतलब में, काय में, एक डिजर्टेड विलेज में, एक वीरान गांव में रहता था। ठीक है, क्यों वो गांव को वीरान क्यों बोला गया है, देखो आगे पता चलेगा। क्योंकि ये जो गांव था ना, लोकेटेड, अब यहां भी शॉर्टकट मारा है। ये सही सेंटेंस तो ऐसा था विच वॉज लोकेटेड, ऐसा होना था, लेकिन डायरेक्ट विच वॉज को हटा के सीधे ही लोकेटेड लिख दिया है ना। तो विच वॉज लोकेटेड मतलब जो स्थापित था। वो गांव कहां पर स्थापित था, इन द विसिनिटी ऑफ अ डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मरुस्थल या रेगिस्तान को बोलते हैं डेजर्ट, है ना। वो गांव कहां पर लोकेटेड था, कहां स्थापित था, इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस में या आसपास या करीब में, है ना। किसके विसिनिटी में, किसके पड़ोस में, ऑफ अ डेजर्ट, एक मरुस्थल के, एक रेगिस्तान के पड़ोस में वो गांव बसा हुआ था। लोकेटेड का मतलब होता है स्थापित होना या बसा होना। ठीक है, समझ गए। तो विसिनिटी वर्ड, एक नया वर्ड आपको सीखने मिला, पड़ोस में, है ना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मेरे पड़ोस में कोई दुकानें नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा, देयर आर नो शॉप्स इन माई विसिनिटी। इन माई विसिनिटी मतलब मेरे पड़ोस में। तो ऐसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है,
बहुत पहले देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी रहता था विद हिज 3 सन्स, अपने 3 पुत्रों के साथ। कहाँ पर? इन अ डिजर्टेड विलेज, एक वीरान से गांव में। और एक वीरान सा गांव विच वॉज लोकेटेड, मतलब जो स्थापित था, लोकेटेड डायरेक्ट लिख दिया है। कहाँ पर? इन द विसिनिटी, मतलब पड़ोस में, किसके? ऑफ मतलब के, किसके? अ डेजर्ट, एक मरुस्थल के, एक मरुस्थल के किनारे, पड़ोस में या करीब में था वो गांव। ठीक है, इसलिए तो वीरान गांव बोला है। ठीक है। ही हैड 17 कैमल्स। अब जो मरुस्थल में रहेगा, रेत में रहेगा, तो कैमल तो रहेंगे आने जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, चीज़ों को ले जाने के लिए। ठीक है ना। तो ही हैड 17 कैमल्स, उसके पास थे, क्या थे? 17 ऊँट थे उस ओल्ड आदमी के पास। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक कार थी, तो कैसे बोलूँगा? आई हैड अ कार। तो हैड का इस्तेमाल ये होता है किसी के पास कुछ था, है ना। तो ही हैड 17 कैमल्स, उसके पास 17 ऊँट थे। एंड और दे वर द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम, और ये ऊँट थे, वे, दे मतलब वे थे, क्या थे? द मेन सोर्स मतलब मुख्य साधन थे, किस चीज का? ऑफ मतलब का, हिज मतलब उसकी, इनकम मतलब आय का या कमाई का, वो उसकी आय का मुख्य साधन थे वो कैमल, उसी से वो अपनी कमाई करता था, पैसे कमाता था। ठीक है, कैसे कमाता था पैसे भाई? ही यूज्ड टू रेंट, देखो ही यूज्ड के बाद अगर मैं टू लगा के अगर कुछ भी वर्ब की बेस फॉर्म लिख दूं, ही यूज्ड टू गो मतलब वो जाया करता था। अगर मैं लिख दूं ही यूज्ड टू ईट मतलब वो खाया करता था। वैसे ही वो जो वृद्ध आदमी है, ही यूज्ड टू रेंट आउट मतलब वो किराए पर दिया करता था या किराए पर देता था। किसको? कैमल्स मतलब ऊंटों को किराए पे देता था। एज मतलब के रूप में, किस चीज के रूप में? अ मीन्स ऑफ शिपिंग मतलब आवागमन के माध्यम या साधन के रूप में। लोग क्या करते थे? आने जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती थी तो किराए से उस कैमल को ले लेते थे। तो क्या करता था? कैमल को किराए पे देता था एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग, आवागमन के, आने जाने के माध्यम, आवागमन के ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के रूप में। कहाँ पर? मरुस्थल में, इन द डेजर्ट मतलब मरुस्थल में या रेगिस्तान में। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही पास्ड अवे, वो गुजर गया। पास अवे, PASS, पास के बाद ED लग गया मतलब पास्ड अवे, वो गुजर गए, है ना। वो जो ओल्ड मैन था वो गुजर गया। ठीक है, मर गया। फिर क्या हुआ? ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, देखो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा किया था या ऐसा कर चुका था, है ना। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, है ना। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था या चुका था, तो वो वाला सेंस आता है इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। ही हैड लेफ्ट, देखो लीव होता है LEAVE, लीव, इसकी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, है ना, छोड़ना किसी चीज को, है ना। ही हैड लेफ्ट, उसने छोड़ा था, क्या छोड़ा था अपने पीछे? अ विल, एक वसीयत छोड़ी थी, वसीयत छोड़ के गए थे वो ओल्ड मैन। लीविंग मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर? हिज एसेट्स मतलब अपनी संपत्ति, एसेट मीन संपत्ति, फॉर के लिए, किसके लिए? हिज 3 सन्स, अपने 3 पुत्रों के लिए। उन्होंने एक वसीयत भी छोड़ी थी और क्या छोड़कर? सारी, क्या छोड़कर? अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों के लिए छोड़कर वो चल बसे थे, और साथ में एक वसीयत भी उन्होंने छोड़ी थी। विल मतलब क्या होता है? वसीयत। आप बोलोगे वसीयत क्या होती है? वसीयत वो बंटवारे के कागजातों को बोलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि भैया मरने वाले की जो संपत्ति थी उसका बंटवारा उसके पुत्रों में कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके रिश्तेदारों में जो भी है ना। ओके, तो उसको बोलते हैं विल, इंग्लिश में वसीयत। ओके, तो एक दिन वो वृद्ध आदमी मर गए बेचारे, है ना। उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी और उसके साथ साथ लिविंग हिज एसेट, अपनी पूरी संपत्ति अपने 3 बच्चों के लिए छोड़ी थी। फिर क्या हुआ? आफ्टर द फ्यूनरल एंड द अदर ऑब्लिगेशंस वर ओवर, द 3 सन्स रेड द विल। देखो समझना, बहुत प्यारी लाइन है ना, हर एक लाइन में ग्रामर भी है, वो ग्रामर भी बताऊंगा। आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? द फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार के बाद। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार के बाद। एंड और द अदर, और अन्य, ऑब्लिगेशंस मतलब दायित्वों या काम काजों या जो भी जिम्मेदारियों के, वर ओवर मतलब बीत गई थी, के बीतने के बाद, है ना। वर ओवर मतलब बीत चुकी थी, है ना। आफ्टर किसके बाद? अंतिम संस्कार और अन्य दायित्वों के बीतने के बाद। वर ओवर मतलब जब वो बीत गए थे उसके बाद क्या हुआ? द 3 सन्स, उन तीनों पुत्रों ने, उन तीनों पुत्रों में, क्यों द क्यों लगा? क्योंकि ये 3 सन की पहले बात हो चुकी तीनों पुत्रों की, इसलिए द 3 सन्स, उन तीनों पुत्रों ने क्या किया? रेड द विल, उन्होंने पढ़ी वसीयत को। इसको मैंने रेड क्यों बोला? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देखो रीड की, देखो रीड फर्स्ट फॉर्म, और जब ये सेकेंड फॉर्म होती तो लिखते तो READ है लेकिन पढ़ते हैं रेड, और थर्ड फॉर्म में भी READ लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या है? रेड पढ़ते हैं। रीड रेड रेड, जैसे गो वेंट गॉन, तो ये रीड रेड रेड,
समझ गए, रेड पढ़ना है उसको, है ना। तो ये पास्ट फॉर्म है इसलिए इसको पढ़ना अलग है ना। द 3 sons रेड द विल, तीनों पुत्रों ने क्या किया, जितना भी अंतिम संस्कार और जो भी काम था वो सब खत्म करने के बाद उस वसीयत को पढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, बहुत काम की चीज है, बड़ी प्यारी स्टोरी है। वाइल, अब वाइल का यूज सीखते हैं। वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जबकि देयर फादर मतलब उनके पिताजी ने, हैड डिवाइडेड मतलब बांट दिया था, जबकि उनके पिताजी ने बांट दिया था। ऑल द प्रॉपर्टी मतलब सारी वो संपत्ति, कौन सी वो संपत्ति, ही हैड जो उनके पास थी, इनटू मतलब में, किसमें, 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर हिस्सों में, जबकि उनने सारी वो संपत्ति ही हैड जो उनके पास थी बांट दिया था, हैड डिवाइडेड उन्होंने बांट दिया था, इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर हिस्सों में, क्योंकि 3 बेटे थे। लेकिन क्या हुआ देखो, कॉमा का मीन्स क्या निकल रहा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ही हैड डिवाइडेड उन्होंने बांटा था, उन्होंने बांट दिया था, द 17 कैमल्स उन 17 ऊंटों को, इन अ डिफरेंट वे एक अलग तरीके से, इन अ डिफरेंट वे मतलब एक अलग तरीके से। तो यहाँ वाइल का इस्तेमाल कैसे हुआ है देखो, वाइल के साथ एक सेंटेंस लिखा जाएगा यहां से लेके यहां तक, फिर लग जाएगा यहाँ पर कॉमा, ठीक है, जो कॉमा, और फिर एक सेंटेंस लिखा जाएगा। तो वाइल के साथ जो सेंटेंस है उससे एकदम दूसरा उल्टा मीनिंग देगा उसका दूसरा वाला सेंटेंस। देखो समझो इसको, आपको डेली टू डे लाइफ में यूज करते आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ वाइल ही वॉज गुड एट स्टडी, जबकि ही वॉज वो था, गुड मतलब अच्छा, एट मतलब में, काय में, एट स्टडी मतलब पढ़ाई में, हालांकि वो पढ़ाई में अच्छा था, ही गॉट फेल्ड लेकिन वो फेल हो गया। हालांकि और लेकिन वाला सेंस आता है, हालांकि पढ़ाई में वो अच्छा था लेकिन वो फेल हो गया, यानी वाइल के साथ जो बात लिखी उसका उल्टा इधर हो रहा है ना। जैसे देखो, वाइल माई ब्रदर प्लेड वेल, जबकि मेरे भाई ने, प्लेड मतलब खेला, वेल मतलब अच्छा, जबकि मेरे भाई ने अच्छा खेला, ही कुड नॉट विन वो जीत नहीं पाया, जबकि खेला तो अच्छा लेकिन जीत नहीं पाया। तो ऐसा उल्टा सेंस देना है तब ऐसा बोलते हैं। देखो जैसे यहां बोला है ना पिछले सेंटेंस में, वाइल देयर फादर हैड डिवाइडेड, जबकि उनके पिताजी ने बांट दिया था, ऑल द प्रॉपर्टी सारी संपत्ति को, कौन सी सारी संपत्ति, ही हैड जो उनके पास थी, इनटू 3 इक्वल पार्ट मतलब 3 बराबर हिस्सों में, लेकिन ही हैड डिवाइडेड उन्होंने बांटा था, द 17 कैमल उन 17 ऊंटों को, इन अ डिफरेंट वे एक अलग तरीके से। समझ गए चीजों को, समझे ना आप कैसे यूज करना है वाइल के साथ, ओके, अलग तरीके से बांटा था। अरे क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। दे वर नॉट शेयर्ड, शेयर का मतलब होता है बांटना, उसी की पास्ट फॉर्म है शेयर्ड। देखो ईडी लग गया ना, ये डी लग गया, SHARE शेयर, और डी लग गया तो शेयर्ड। और वर के बाद देखो, वॉज या वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ऐसा किया गया था, ये वाला सेंस आ जाता है ना। दे मतलब उन्हें, वर नॉट शेयर्ड मतलब नहीं बांटा गया था, इक्वली मतलब बराबर, उन्हें बराबर नहीं बांटा गया था। अमंग मतलब के बीच में, किसके बीच में, द 3 मतलब तीनों के बीच में, उन तीनों सन के बीच में, तीनों के बीच में बराबर नहीं बांटा गया था इन 17 कैमल को। सीधी सी बात है, कैसे बांट सकते थे। देखो आप बोलोगे सर अमंग का इस्तेमाल क्यों किया है, बिटवीन नहीं लगा सकते क्या, बिटवीन का मतलब भी तो के बीच में होता है, हाँ सही बात है, लेकिन बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है जब 2 लोगों के बीच में कुछ हो, और यहां पर तो 3 बेटों की बात हो रही, तो 3 लोगों के बीच में बांटा गया, इसलिए अमंग का इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर, ठीक है, क्लियर है ना, ओके। देखो दे वर नॉट शेयर्ड उन्हें नहीं बांटा गया था, इक्वली बराबर, अमंग द 3 उन तीनों के बीच में, एज क्योंकि 17 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि 17 है क्या है, एक विषम संख्या है, एंड और अ प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या है जैसे 3, 5, 7, 9 विषम संख्या है कि नहीं, और प्राइम नंबर भी अभाज्य मतलब जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसलिए उन्हें नहीं बांटा गया था बराबर कैमल्स को, ठीक है, उसको अलग तरीके से बांटा गया था। देखो क्या है वो तरीका, विच जिसे कैन नॉट बी डिवाइडेड बांटा नहीं जा सकता, वही बोला है ना, क्योंकि 17 क्या है, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड और जिसे बांटा नहीं जा सकता, इसमें किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं क्योंकि 17 में। तो फिर क्या हुआ भाई, द ओल्ड मैन उस ओल्ड मैन ने हैड स्टेटेड, स्टेट का नाम मतलब वर्णन करना, अपनी वसीयत में उसने स्टेट मतलब वर्णन किया था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा किया था या कर चुके थे, है ना। उस ओल्ड मैन ने हैड स्टेटेड मतलब वर्णन किया था, दैट की कहाँ वर्णन किया था, अपने वसीयत में लिखा था कि
द एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सन मतलब पुत्र। एक होता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये एडजेक्टिव है ना, वैसे ही एल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होता है, ठीक है। तो जब भी एल्डेस्ट मतलब वह जो आपका जो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं ना, एडजेक्टिव का ये सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं इसको, उसके साथ हमेशा द लगता है ना, द एल्डेस्ट ही बोलना पड़ेगा। हाँ, तो द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड, ओल्ड मैन ने वर्णन किया था अपने वसीयत में, दैट कि द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा वाला जो बेटा है, विल ओन, वो प्राप्त करेगा, ओन मतलब प्राप्त करना, पा लेना, है ना, वो ओन करेगा कितने, हाफ, आधे, ऑफ मतलब में से, किस में से, द 17 कैमल, 17 कैमल में से। देखो ऑफ का इस्तेमाल ना सिलेक्शन के काम भी आता है, जैसे कुछ 17 में से कितने छांटना है भाई, आधे छांटना है, तो छांटना है, किसी चीज को सिलेक्ट करना है किसी में से, तब ऑफ का इस्तेमाल निकलता है, और यहां इसका मीन्स में से निकलता है ना, समझ गए, ठीक है। तो ओल्ड मैन ने क्या लिखा था भाई, उस वसीयत में क्या वर्णन किया था कि सबसे बड़े बेटे को क्या मिलेंगे, आधे मिलेंगे, काय में से, 17 कैमल में से आधे किसको मिलेंगे, बड़े वाले को। बड़ी अजीब सी बात है भाई। द मिडिल वन, और सबसे जो बीच वाला है, मिडिल वन मतलब बीच वाला मतलब मंझला वाला जो बेटा था, विल गेट, उसे मिलेगा 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स, 1/3 मिलेगा, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मिलेगा, ऑफ मतलब में से, काय में से, द 17 कैमल्स, इन 17 ऊँटों में से 1/3 हिस्सा मिलेगा। और इसमें तो 3 का भी भाग नहीं जाता, कैसे करोगे। एंड और क्या लिखा था, एंड द यंगेस्ट वन, सबसे छोटा, वन मतलब वाला, दिस वन मतलब ये वाला, दैट वन मतलब वो वाला, वैसे यहां पर बोला है यंगेस्ट वन मतलब सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला मतलब सबसे छोटा वाला जो सन था, विल गेट, उसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हिज शेयर, अपना हिस्सा, ऑफ मतलब में से, किस में से, कैमल्स मतलब ऊंटों में से, एज के रूप में, किसके रूप में, 1/9 मतलब 1/9 हिस्से के रूप में मिलेगा, जो भी 1/9 हिस्सा होगा वो मिलेगा, ऐसा उसने बोल दिया था भाई, ठीक है, समझ गए। यंगेस्ट वन विल गेट, यंगेस्ट वन को मिलेगा अपना हिस्सा, ऑफ कैमल्स, ऊंटों में से, एज 1/9 1/9 हिस्से के रूप में, ये मतलब है ना, ठीक है, एज मतलब के रूप में 1/9 हिस्से के रूप में मिलेगा। ऑल ऑफ देम वर स्टन्ड, ऑल सभी, ऑफ मतलब में से, किस में से, देम मतलब उनमें से, उन तीनों में से सभी, है ना, वर थे, क्या थे, स्टन्ड मतलब हैरान थे, टू रीड मतलब पढ़कर, किस चीज को पढ़कर, द विल, वसीयत को पढ़कर, उनमें से सभी क्या थे, हैरान थे, एंड क्वेश्चन, और सवाल पूछा उन्होंने, वन अनादर मतलब एक दूसरे से उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप बोलोगे सर वन अनादर, एक दूसरे के लिए तो ईच अदर भी एक वर्ड आता है ना सर, ईच अदर, हाँ आता है ना, लेकिन ये दो लोगों के बीच की बात हो तब बोलते हैं ईच अदर, और दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो वन अनादर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो उन्होंने एक दूसरे से क्या किया, सवाल पूछा। भैया कैसा करें, वो दंग रह गए थे इस वसीयत को पढ़ के। अब वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, हाउ टू डिवाइड, कैसे बांटा जाए, कैसे बांटे, है ना, हाउ टू डिवाइड मतलब कैसे बांटे, द 17 कैमल्स, इन 17 ऊंटों को, एज मतलब जैसा कि मेंशन मतलब उल्लेखित है, मेंशन किया गया है, कहां पर, इन द विल मतलब वसीयत में, जैसा कि वसीयत में मेंशन किया गया है ना, वैसा कैसे बांटा जाए, हाउ टू डिवाइड द 17 कैमल्स, कैसे बांटा जाए इन 17 ऊंटों को, एज मेंशन जैसा कि उल्लेख किया गया है, जैसा कि बताया गया है, इन द विल वसीयत में, उसके हिसाब से कैसे बांटे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू डिवाइड मतलब बांटना 17 कैमल 17 ऊंटों को, एंड गिव और दे देना हाफ ऑफ द 17 कैमल टू द एल्डेस्ट वन, इसमें से आधे, हाफ ऑफ द 17 कैमल मतलब 17 में से आधे ऊंटों को किसको दे देना, टू द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़े वाले को। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ऑल्सो मतलब भी, मतलब ये भी संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, ये भी संभव नहीं है, क्या, टू डिवाइड बांट देना द कैमल्स इन ऊंटों को, फॉर द 2 सन्स, फॉर द अदर 2 सन्स, अन्य 2 पुत्रों के लिए, बड़े वाले को आधे दे देना और अन्य 2 पुत्रों के लिए भी बांटना, ये भी संभव नहीं है, ऐसा वो बोल रहे। दे स्पेंड, उन्होंने, दे स्पेंड, देखो स्पेंड SPEND, स्पेंड की पास्ट फॉर्म है स्पेंड, है ना, उन्होंने बिताया, यहाँ पर मैंने वो गैप नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। दे स्पेंड उन्होंने बिता दिए, सेवरल डेज मतलब कई दिन, देखो कई दिन, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, ऑफ वेज मतलब तरीकों को सोचते हुए, उन्होंने तरीके, किस चीज के तरीके, ऑफ वेज तरीके, किस चीज के, टू डिवाइड मतलब बांटने हेतु, बांटने के तरीके,
किसको? द कैमल्स, ऊंटों को। कैसे? एज मेंशन, जैसा कि उल्लेख किया गया था। इन मतलब में, द विल मैंने वसीयत में, जैसा कि वसीयत में लिखा गया था, बताया गया था। तो उन्होंने कई दिन बिता दिए सोचते हुए कि कैसे बांटा जाए इन कैमल को, जैसा बताया गया, उल्लेख किया गया है वसीयत में, वैसा कैसे बांटा जाए, इसमें सोचते उन्होंने कई दिन बिता दिए। सेवरल डेज दे स्पेंट, उन्होंने बिता दिया। बट लेकिन नन मतलब कोई नहीं, कुड फाइंड पा सका, कोई नहीं पा सका, द आंसर मतलब जवाब, किसी को जवाब नहीं मिला, कोई भी आंसर नहीं पा सका। बट नन कुड फाइंड द आंसर। तो जब भी कोई ने भी कुछ नहीं कर सका, ऐसा जब बोलना है ना, तो नन का इस्तेमाल करना है ना। किसी ने भी जवाब नहीं दे पाया तो कैसे बोलूंगा? नन कुड, एन को कैपिटल लिख लेना आप, नन कुड आंसर माई क्वेश्चन, कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, कोई भी सवाल को हल नहीं कर पाया। नन कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, वैसे यहां पर लिखा है, लेकिन नन कुड फाइंड, कोई नहीं पा सका, द आंसर मतलब जवाब। दे फाइनली, वे अंततः, फाइनली टुक मतलब ले गए, टेक की पास्ट फॉर्म, टेक मतलब किसी को कहीं ले जाना है ना, और जहां भी ले जाते हैं टू लगा के लिखना है, किस जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने टुक मतलब ले गए, द इशू मतलब ये मुद्दा ले गए, कहाँ ले गए, किसके पास ले गए? टू द वाइज मैन मतलब एक ज्ञानी के पास ले गए, वाइज मैन मतलब ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी, एक ज्ञानी के पास ले गए। इन देयर विलेज, अपने में, किसमें? उनके गांव में, उनके ही गांव में एक ज्ञानी पुरुष थे, उनके पास उन्होंने इस मुद्दे को ले गए, भैया कैसे बांटे इन 17 कैमल को, है ना। आधे बड़े वाले को देना है, 1/3 बीच वाले को देना है, 1/9 सबसे छोटे वाले को देना है, न 3 का भाग जाता, न 9 का, न 2 का, कैसे बांटे इन 17 को? तो मुद्दा ले गए वाइज मैन के साथ। द वाइज मैन हर्ड द प्रॉब्लम, उस वाइज मैन ने, हर्ड मतलब सुना, हियर की पास्ट फॉर्म, हियर मतलब सुना, हर्ड मतलब सुना, क्या सुना? द प्रॉब्लम, इस समस्या को सुना। एंड और इंस्टेंटली, तुरंत, फाउंड मतलब पा लिया, फाइंड की पास्ट फॉर्म है ना, पा लिया, क्या पा लिया? द सॉल्यूशन मतलब समाधान, पा लिया या खोज लिया या तलाश कर लिया, उन्होंने तुरंत ही खोज लिया। द सॉल्यूशन मतलब एक समाधान खोज लिया, एक इसका सॉल्यूशन खोज लिया उस वाइज मैन ने। कैसा खोजा भाई? ही आस्क्ड, देखो आस्क का मतलब तो होता है भैया पूछना, लेकिन आस्क के साथ यहाँ 2+V1 अगर कुछ लिखा हुआ है, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो आस्क का मतलब पूछना नहीं होता। आस्क का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना, किसी को कुछ करने के लिए कहना। देखो समझ में आएगा, जैसे ही आस्क्ड, उसने कहा, देम मतलब उनको, उन 3 पुत्रों को, 3 पुत्रों को कहा, क्या कहा? टू ब्रिंग, लाने के लिए कहा, क्या लाने के लिए कहा? लेकर आने के लिए कहा, क्या? ऑल द 17 कैमल्स, सभी 17 के 17 ऊंटों को लाने को कहा, किसके पास? टू हिम मतलब उसके पास, उस वाइज मैन के पास। उसने क्या कहा? भैया मेरे पास पूरे 17 कैमल लाओ। तो ये आस्क का यूज समझो, है ना। जैसे मैं बोलूं उसने मुझे कमरा साफ करने को कहा, तो मैं क्या बोलूंगा? ही आस्क्ड, उसने कहा, मुझसे कहा ना, तो मी, ही आस्क्ड मी, क्या कहा? साफ करने कहा, तो टू क्लीन, क्या साफ करने को कहा? द रूम। ही आस्क्ड मी टू क्लीन द रूम, उसने मुझे कमरा साफ करने को कहा। तो आस्क का मतलब कुछ कहना होता है किसी को, कुछ करने के लिए, ठीक है। ये भी एक सेंस है, पूछना तो होता है लेकिन ये भी एक सेंस है, इसको याद रखना। तो उसने क्या कहा? टू ब्रिंग, लाने के लिए कहा, पूरे 17 कैमल को, टू ही मतलब उसके पास लाने के लिए कह दिया उस बूढ़े व्यक्ति ने, मेरे पास लाओ। द सन्स ब्रॉट, उन पुत्रों ने, ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, ब्रिंग यानी लाना, उसी के पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, है ना। उन पुत्रों ने लाया, द कैमल्स, उन ऊंटों को, टू द वाइज मैंस प्लेस, उस ज्ञानी पुरुष की, वाइज मैंस मतलब उस पुरुष के, प्लेस मतलब जगह पर, स्थान पर, उस ज्ञानी पुरुष के स्थान पर उन्होंने पूरे 17 कैमल को लेकर के आ गए, वो तीनों के तीनों पुत्र। द वाइज मैन एडेड अ कैमल, उस वाइज मैन ने, वाइज पुरुष ने क्या किया? एडेड मतलब मिला दिया, अ कैमल एक ऊंट मिला दिया, ओन्ड बाय हिम, जो उसके अधिकार में था, जो उसका वाला था। ओन्ड बाय हिम मतलब उसके स्वामित्व में से या उसके पास से, जो जिस पर उसका मालिकाना हक था, वो एक कैमल उसने अपना वाला भी उन 17 में मिला दिया, अपना कैमल भी उनको थोड़ी देर के लिए दे दिया, ठीक है, ओके। एंड और मेड द टोटल नंबर, और बना दिया, मेक की पास्ट फॉर्म है, मेड मतलब बना दिया, द टोटल मतलब कुल संख्या, ऑफ मतलब की, किसकी? कैमल्स मतलब ऊंटों की, ऊंटों की कुल संख्या क्या बना दिया? 18 मतलब 18 बना दिया। वो तीनों बच्चे लेकर के आए थे, तीनों सन, कितने? 17 कैमल। इसने अपने पास का भी एक कैमल उसमें मिला दिया, ऐड कर दिया,
एंड और मेड बना दिया द टोटल नंबर कुल संख्या ऑफ मतलब कि किसकी कैमल्स की ऊंटों की कितनी बना दिया 18 बना दिया। अब 17 नहीं अब 18 हो गए कैमल पूरे। नाउ अब ही आस्क्ड उसने कहा द फर्स्ट सन मतलब पहले पुत्र से क्या कहा टू रीड मतलब पढ़ने के लिए कहा। क्या पढ़ने के लिए कहा द विल वसीयत। अब उसने क्या कहा उस वाइज मैन ने पहले वाले बेटे को कहा भैया बेटा अब तुम वसीयत पढ़ो पहले तुमको मिलेगा हिस्सा तो तुम पहले वसीयत पढ़ो। और फिर क्या हुआ एज पर द विल। एज पर द विल मतलब विल के हिसाब से वसीयत के अनुसार। जैसे मैं बोलूं नियम के अनुसार एज पर द रूल्स तुम्हारे अनुसार एज पर योर थिंकिंग एज पर योर विल तुम्हारी इच्छा के अनुसार ऐसा होता है ना। तो एज पर द विल एज पर द विल मतलब विल के अनुसार वसीयत के अनुसार द एल्डेस्ट सन गॉट जो सबसे बड़े वाले सन को गॉट मतलब मिले गेट मतलब प्राप्त करना उसकी पास्ट फॉर्म है गॉट प्राप्त करना या मिलना। तो सबसे बड़े वाले सन को मिले क्या मिले हाफ द कैमल्स आधे ऊंट मिल गए। अब 17 थे तो अब उस वाइज मैन ने अपना वाला एक मिला दिया 18 हो गए तो 18 में से आधे मिल गए यानी कि 9 मिले हो गए ना आधे मिल गए। विच नाउ जिसे अब काउंटेड मतलब गिना गया टू कहां तक गिना गया टू 18/2 18 में से आधा कर दिया तो 9 कैमल्स 9 ऊंट के रूप में जिन्हें गिना गया 9 ऊंट मिल गए बड़े वाले को। ठीक है ओके। द एल्डेस्ट वन गॉट एल्डेस्ट वन मतलब सबसे बड़ा वाला गॉट सबसे बड़े वाले को गॉट मतलब मिले क्या मिले 9 कैमल्स 9 ऊंट मिल गए एज हिज शेयर उसके हिस्से के रूप में। एज मतलब के रूप में हिज शेयर मतलब उसके हिस्से के रूप में उसके हिस्से के रूप में बड़े वाले को 9 कैमल मिल गए। ठीक है। द रिमेनिंग कैमल्स जो बचे हुए ऊंट थे वर 9 वो 9 थे 18 में से आधे चले गए तो 9 बचे वाले। द वाइज मैन आस्क्ड उस वाइज मैन ने उस ज्ञानी पुरुष ने आज मतलब कहा किसको द सेकंड पुत्र सेकंड सन को दूसरे पुत्र को कहा क्या कहा टू रीड पढ़ने को कहा क्या द विल। अब सेकंड को देना था को सेकंड पुत्र को बोला भैया अब तुम विल पढ़ो इस वसीयत को पढ़ो। उसने पढ़ा ही वॉज असाइंड 1/3 असाइंड मतलब सौंपना ही वॉज असाइंड उसे सौंपा गया 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मतलब में से किसमें से द टोटल कैमल कुल कैमल में से। कुल कैमल तो 18 हो गए थे ना उसमें से 1/3 असाइन मतलब सौंप दिया गया। ठीक है किसको सेकंड वाले को द सेकंड सन बोला है ना उसको। और इट केम टू और ये निकल के आया कितना निकल के आया 1/3 18 में से 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 ऊंट तो ये निकल के आया 6 ऊंट। तो 18 में से जो 1/3 मतलब 6 ऊंट किसको मिल गए दूसरे वाले को सेकंड सन को। पहले वाले को कितने मिले आधे मतलब दो दूसरे वाले को कितने मिले 6। ठीक है अब तीसरे वाले की बारी है। तो इसी तरह से द सेकंड सन दूसरे पुत्र को गॉट मतलब मिले कितने 6 कैमल 6 कैमल एज हिज शेयर उसके हिस्से के रूप में। ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स शेयर्ड बाय द एल्डर सन्स एल्डर मतलब बड़े वाले पुत्र है ना 3 में से 2 बड़े वाले एक छोटा बेचारा सबसे छोटा। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स जो टोटल नंबर ऑफ कैमल मतलब कुल ऊंटों की जो संख्या थी नंबर मतलब संख्या ऑफ की किसकी कैमल्स की कुल ऊंटों की जो संख्या थी शेयर मतलब जो बांटी गई बाय मतलब के द्वारा किसके द्वारा दी एल्डर सन्स बड़े पुत्रों के द्वारा। जो कुल ऊंटों की संख्या थी जो बड़े पुत्रों के द्वारा बांट ली गई आपस में उन्होंने वो क्या थी एक तो बड़े वाले को 9 मिले और बीच वाले को सेकंड वाले को 6 मिले। टोटल कितनी थी वो 15 कैमल्स थी 15 कैमल थी जो बड़े एल्डर सन्स के द्वारा बड़े बेटों के द्वारा बांट ली गई। ठीक है इतना क्लियर है। अब बारी आती थर्ड वाले की द थर्ड सन रीड आउट। अब तीसरे सन ने रीड आउट मतलब पढ़ा इसको रेड आउट बोलेंगे पास्ट फॉर्म में पढ़ा क्या पढ़ा अपना हिज मतलब अपना शेयर मतलब हिस्सा यहाँ पर ये अपना को काट दो है ना रेड आउट मतलब पढ़ा उसने क्या पढ़ा हिज शेयर मतलब अपना हिस्सा पढ़ा ऑफ कैमल्स मतलब ऊंटों का अपना हिस्सा पढ़ा जो कि क्या था 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल जो कि 1/9 हिस्सा था कि ऑफ मतलब में से किसमें काय का द टोटल नंबर ऑफ कैमल पूरी जो संख्या थी कैमल की उसका 1/9 मतलब 9 का भाग देना है यानी 18 में 9 का भाग ये मतलब 2 कैमल वो कितना था 2 कैमल। तो सबसे छोटे वाले को 2 कैमल मिल गए पहले वाले को 9 दूसरे को 6 और तीसरे वाले को 1/9 मतलब 2 कैमल मिल गए। द यंगेस्ट वन जो सबसे छोटा वाला था गॉड उसे मिल गए 2 कैमल्स मतलब 2 ऊंट एज हिज शेयर उसके हिस्से के रूप में 2 कैमल मिल गए। तो अब क्या हुआ टोटली मतलब कुल मिलाकर देयर वर वहां थे क्या थे 9 6 और 2 कैमल्स शेयर्ड
बाय दी ब्रदर्स, भाइयों के द्वारा बांटे गए। बड़े वाले को 6, दूसरे वाले को नहीं, बड़े वाले को 9, दूसरे वाले को 6 और तीसरे वाले को 9 कैमल, है ना, शेयर्ड बाय दी ब्रदर्स। विच काउंटेड, जिसे गिना गया, जो गिने गए, टू 17 कैमल, 17 कैमल के रूप में जिन्हें काउंट किया गया, पूरा काउंट कर लिया गया, तो 17 कैमल बढ़ गए पूरे। नाउ अब द वन कैमल, वो एक ऊंट, वो एक कैमल, एडेड जो जोड़ा गया था, यहाँ पूरा सेंटेंस तो है विच वॉज एडेड, लेकिन विच वॉज को हटा के डायरेक्ट एडेड लिख दिया ना। एडेड मतलब जो जोड़ा गया था, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, द वाइज मैन, उस ज्ञानी मैन के द्वारा, उस ज्ञानी के द्वारा जो जोड़ा गया था, है ना। नाउ अब द वन कैमल, वो एक कैमल, एडेड जो जोड़ा गया था बाय द वाइज मैन, ज्ञानी के द्वारा, वॉज टेकन, वो ले लिया गया, बैक मतलब वापस, वापस ले लिया गया, है ना, वापस ले लिया उसने भी, क्योंकि 17 तो बढ़ गए, अब एक बच गया था, और क्योंकि 18 हो गए थे तो उसने भी वापस ले लिया। इस तरह क्या हुआ, द वाइज मैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वाइज मैन ने क्या कर दिया, सॉल्व मतलब SOLVE, सॉल्व की पास्ट फॉर्म, सॉल्व मतलब हल कर दी, दिस प्रॉब्लम मतलब ये समस्या को हल कर दी, स्मार्टली, चालाकी से, विद हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के साथ, चालाकी से अपनी बुद्धि लगा के, अपनी बुद्धि के साथ उन्होंने क्या कर दी, वाइज मैन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, और सारी स्लाइड को बहुत ही मेहनत से मैंने यहाँ पर नीचे हिंदी में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।